ये जो पूरा का पूरा बुलडोजर दरअसल एक तरीके से समझिए कि इस देश के लोकतंत्र के ऊपर चल रहा है, इस देश के संविधान के ऊपर चल रहा है। ये दरअसल उस तबके के सपने को भी चकनाचूर कर रहे होते हैं, उसके भविष्य को भी उजाड़ रहे होते हैं और इसे एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम जिस तबके से आते हो तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और जंतर मंतर से मैंने दो स्टोरी आपको पहले भी दिखाई थी कि किस तरीके से कस्तूरबा नगर में बड़े ही सुंदर मकान जो बने हुए हैं उनको जो डीडीए है वो इलीगल घोषित कर चुका है और उन पर 18 तारीख को बुलडोजर चलने वाला है अगर उन्हें कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो। मेरे साथ प्रोफेसर जितेंद्र मीना हैं, हर सोशियो पॉलिटिकल इशू पर मुखर होकर बोलते रहते हैं और अपनी राय रखते हैं और उन लोगों का समर्थन करते हैं जो इस सिस्टम के सताए हुए हैं, इस व्यवस्था के सताए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर नेशनल दस्तक पर आपका। सर, ये जो इशू पूरा है उसमें आप कोई जातीय एंगल देखते हैं कि जो पूरी सोसाइटी वहाँ पे बसी हुई है, पूरी कॉलोनी जो बसी है वो मोस्टली एससी समुदाय की है, क्या वो कोई जातीय कनेक्शन वहाँ पे देखते हैं आप? सिर्फ कस्तूरबा नगर का केस छोड़ दीजिए, आप पूरे देश में देख लीजिए जी, जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहा है वो दो स्पेसिफिक जगह हैं, आइदर वो माइनॉरिटी इलाका है या वो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों का इलाका है। वो दलित हो सकते हैं, वो आदिवासी हो सकते हैं, वो पिछड़े लोग हो सकते हैं, उन्हीं पर जो है ये बुलडोजर चल रहा है। कभी अपर कास्ट कॉलोनी पे कोई आपने बुलडोजर चलते हुए नहीं देखा, कभी एलीट कॉलोनी पे बुलडोजर चलते नहीं देखा होगा। इसीलिए जब हम लोग इस पूरे के टेंडेंसी को देखते हैं, एक पूरा ट्रेंड हम देखते हैं तो पता चलेगा कि ये बहुत टारगेटेड है। जब बहुत टारगेटेड चीजें जब चल रही हैं तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि हाँ, प्रशासन में बैठे हुए लोग जाति देख करके, वो धर्म देख करके बुलडोजर चलाते हैं। कस्तूरबा नगर का भी केस यही है। कस्तूरबा नगर के लोग कोई आज आकर के नहीं बसे हैं, कोई बांग्लादेशी लोग भी नहीं है, कोई 10 साल में नहीं बसे, पिछले 70 साल से बसे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो आज़ादी के बाद में उस हिस्से से या दूसरे एक हिस्से से माइग्रेट करके वहां पर आए थे जिसे सरकारों ने जमीन देकर के बसाया था। इस दिल्ली का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इसी तरीके से, जिसे सो कॉल्ड आजकल जो इलीगल कहा जा रहा है, सो कॉल्ड जो इलीगल कहा जा रहा है, उस भाषा को अगर हम लोग समझे तो समझ में आएगा कि वो इलीगल की और लीगल की परिभाषा आजकल नए पैमाने से शुरू हुई है। सरकार में बैठे लोग और एमसीडी में बैठे लोग ये तय करते हैं कि कौन से मोहल्ले के लोग पॉलिटिकली उन्हें वोट नहीं देंगे, पॉलिटिकली उनके खिलाफ में है, वही कॉलोनी इलीगल हो जाती है। और यही एक तरीका। लेकिन इसी कॉलोनी में जब मैं गया तो वहाँ के लोगों ने बोला कि हमने यहाँ के विधायक को जिताया जो कि बीजेपी का विधायक है और यहाँ के एमपी को हमने जिताया है, तो फिर भी ये कनेक्शन कैसे है जो आप बोल रहे हैं कि एक इनकी पहले से प्रीसेट मेंटालिटी है कि इस कॉलोनी के लोग तो हमें वोट नहीं देंगे या इस समाज के नहीं देंगे तो हम इनके लिए काम नहीं करते हैं, तो जबकि इन लोगों ने वोट दिया है। बिल्कुल सही। अब इसमें एक चीज और समझिए, ये जब आप पूरा ट्रेंड देखेंगे, ये जैसे ही इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आएगा तब ये खेल पलट जाएगा। अच्छा, तब होगा, क्योंकि अभी एमसीडी की लड़ाई है। एमसीडी को जीतने के लिए बीजेपी तमाम तरीके का, और एमसीडी पे लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार का अपना एक एजेंडा चल रहा है, दिल्ली सरकार को भी आप समझिए कि इस तरीके के बुलडोजर में दिल्ली सरकार बराबर से कंधा मिला करके एमसीडी के साथ में खड़ी हुई। लेकिन दिल्ली सरकार तो बोलती है भैया हम जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। कहने को तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही थी कि 2022 में सबको मकान दे देंगे। इसी तरीके से केजरीवाल जी भी वादे करते हैं, लेकिन वादों के तरह हमने देखा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, हमने देखा कि शाहीन बाग में बुलडोजर चला, हमने देखा कि और अलग अलग हिस्सों में चला, लेकिन कहीं पर भी आम आदमी पार्टी या बीजेपी के लोग खड़े। आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है आम आदमी? बिल्कुल बी टीम है, बिल्कुल बी टीम है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप देखिए कि जब कस्तूरबा नगर में बुलडोजर चल रहा है या चलाने की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि 18 अगस्त से पहले आप खाली कीजिए नहीं तो बुलडोजर चलेगा। ये कौन लोग हैं? ये कोई आज के लोग हैं नहीं, 70 सालों से इस जमीन पर रहते आ रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बसाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बनाया है। ये कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें काम करने वाले इन्हीं बस्तियों से आते हैं लोग, इनमें डेली की सफाई करने वाले लोग इन्हीं बस्तियों से आते हैं। और आज आप क्या कर रहे हैं? उन्हीं बस्तियों को उजाड़ रहे हैं।
किस नाम पर? क्योंकि किसी मोहल्ले के लिए रास्ता निकलना, किसी पॉश इलाके के लिए जो है पार्किंग आपको चाहिए, किसी पॉश इलाके के लिए आपको बढ़िया 4 लेन रोड चाहिए, इसलिए आप झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले 2010 में भी कॉमनवेल्थ के नाम पर जो है इस तरीके से झुग्गियां उजाड़ी थी। 1982 में भी एशियन गेम्स के नाम पर झुग्गियां उजाड़ी थी। हर बार ये एक ट्रेंड है, सरकारें किसी की भी रही हो, लगातार जो है बस्तियां, हमने तो देखा है ना कि घरें जिस तरीके, घर नहीं उजाड़, दरअसल ये इमारत नहीं गिरा रहे होते हैं, ये दरअसल उस तबके के सपने को भी चकनाचूर कर रहे होते हैं, उसके भविष्य को भी उजाड़ रहे होते हैं और इसे एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम जिस तबके से आते हो, तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अच्छा, मैं एक सवाल क्रिटिकल ये हो सकता है कि क्या हमारी ये ओवर थिंकिंग नहीं है कि ये एक पूरे तबके के ऊपर जो हमला है, क्या हम ये ज्यादा नहीं सोच रहे हैं इस बारे में? ऐसा तो नहीं है? नहीं, हम ज्यादा सोच नहीं रहे, हाँ, दरअसल हमारे ऊपर ज्यादा हो रहा है, हाँ, तो वो दिख रहा है। आप याद कीजिए, बुलडोजर खरगोन में चला मध्य प्रदेश में जी, किन लोगों के घर तोड़े गए, और वहां भी कहा गया इलीगल घर थे, जबकि वहां तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए घर भी तोड़े गए। शौचालय जो प्रधानमंत्री उसके स्कीम के तहत जो चले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको भी तोड़ दिया गया था। आप ऐसे में समझिए तो आपको पता चलेगा कि हम ओवर थिंकिंग नहीं करें। दरअसल एट्रोसिटीज का लेवल सिस्टम की ओर से बहुत ज्यादा है जी। लगातार बुलडोजर जब चलता है दिल्ली के भीतर, वो बुलडोजर यूपी में भी चल रहा है। वो बुलडोजर को कहा जा रहा है कि कर्नाटक की सरकार कह रही है कि हम भी उस मॉडल को ऑप्ट करेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम भी करेंगे, और उन्होंने कर लिया, खरगोन में किया। तो ये जो पूरा का पूरा बुलडोजर दरअसल एक तरीके से समझिए कि इस देश के लोकतंत्र के ऊपर चल रहा है, इस देश के संविधान के ऊपर चल रहा है, इस देश के जो आप देखेंगे कि जो सर कोई ये नया ट्रेंड उसके ऊपर चल रहा है। सर, ये कोई नया ट्रेंड तो है नहीं जो आपने 92 की भी बात बताई, 2009 की भी बात बताई, तो जो कांग्रेस ने किया था वो बीजेपी कर रही है। असल में कांग्रेस शायद असल में बीजेपी शायद कांग्रेस से सीख के आई है। तो क्या ऑल्टरनेटिव कोई बचा है हमारे पास इस समस्या का सलूशन? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी को मैं बहुत अंतर करके नहीं देख जी। मैं दोनों को सिमिलर मानता हूँ। एक कॉइन के दो हिस्से हैं, हाँ। एक सॉफ्ट हिंदुत्व करता है, एक हार्ड हिंदुत्व, इतना ही अंतर। अच्छा। एक को जाकर के जनेऊ मंदिर में दिखाना पड़ता है, गोत्र अपना बताना पड़ता है, दूसरे ने जो है ललाट पे पोत लिया है, वो दिख रहा है। हाँ। इतना ही अंतर है। हाँ। दोनों एक जैसे लोग हैं, लेकिन अब देखिए ऐसे में जो दलित तबका है, आदिवासी तबका, पिछड़े तबके के लोग हैं, वो जब अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने विकल्प तैयार करें। हम जब तक अपने विकल्प, राजनीतिक विकल्प तैयार नहीं करेंगे, देखिए हमने और भी विकल्प तैयार किए, हम उस कई प्रोजेक्ट्स में फेल हुए, कई बार फेल हुए जी। एक बार में एडिसन ने भी जो बल्ब का आविष्कार एक बार में नहीं कर लिया था, हजारों टाइम फेल हुआ, 13 करोड़ ट्रायल्स लगे थे, बहुत बार फेल हुआ था। तो ये 3000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी व्यवस्था है, उसको आप सोचे कि एक एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप साइंटिफिक मैनर में अगर सोचेंगे तो सोसाइटी भी एक साइंस है, उसके भी अपने केमिकल्स हैं, उसका भी अपने एक फॉर्मूले है, उस फॉर्मूले के तहत देखेंगे तो आपको कई एक्सपेरिमेंट करने होंगे, और उन एक्सपेरिमेंट के बाद एक बेहतर पॉलिटिकल विकल्प आप ले पाएंगे, और उस विकल्प की बाद ही जो है आप अपने लोगों को न्याय दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जितेंद्र मीना को सुन रहे थे आप। हर बात पे बोलते हैं और बड़ी ही मार्मिक बात बोली है। एक दिन में विकल्प तैयार नहीं होते, विकल्पों को तैयार होने में सालों साल लग जाते हैं। हमें जब इस व्यवस्था को बदलना है तो हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है। अगर हम कांग्रेस को ऑप्शन देखते हैं तो शायद हम मुगालते में हैं। कांग्रेस ने जो किया आज बीजेपी वही कर रही है, और ज़्यादा बुरे ढंग से, जिससे जो है वो जनता को और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पत्रकारिता जो है वो हमेशा जनता के समर्थन की होती है। अगर आप यहाँ पे हमसे मांग करेंगे कि हम न्यूट्रल होकर बात करें, तो असल में हम जो अत्याचार कर रहा है उसके पक्ष में चले जाएंगे। नोएडा में एक व्यक्ति ने, एक सवर्ण समाज के व्यक्ति ने अपने घर पे एनक्रोचमेंट किया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उसके समर्थन में आज देखिए कितना बड़ा जो है वो प्रदर्शन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं, इधर आके ज़रा दिखाएंगे तो परशुराम की फोटो लगी है और 16 अगस्त का नारा है, और यहाँ पर लोग
जो है वो इकट्ठा हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जो उसके बीजेपी के नोएडा के त्यागी जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक जो पूरी की पूरी दलित बस्ती जो है वो ढहाई जा रही है, उसके समर्थन में कुछ लोग वही आए हैं जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके समर्थन में ना कांग्रेस साथ में खड़ी है, ना आम आदमी पार्टी साथ में खड़ी है, ना और कोई राजनीतिक दल साथ में खड़ा है। जो लोग अपने लेवल पर, अपनी सीमित शक्तियों के लेवल पर उनकी मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम ऐसी ही कहानियां आप तक रोज लाते रहते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।